नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने कोविड मरीजों की बढ़ती मांग से निपटने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगाई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ आज से नई दिल्ली में विशेष कोविड अस्पताल का संचालन शुरू करेगा। रेलवे ने कोविड मरीजों के बिस्तरों की कमी का सामना कर रहे राज्य सरकारों की मदद के लिए 4000 से अधिक रेल डिब्बों को कोविड देखभाल और आइसोलेशन सुविधा के रूप में बदला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पूनिया ने रजत पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने इस महीने की 22 तारीख से विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इस बारे में सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद ये तय किया कि मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि इस अस्थायी रोक से उपलब्ध होने वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में किया जा सकेगा। परंतु मंत्रालय ने कहा है कि ये रोक उन 9 उद्योगों पर लागू नहीं होगी जिनमें भट्टियों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अन्य उद्योगों से कहा गया है कि वो अपनी आंतरिक जरूरतों के लिए ऑक्सीजन बनाने के लिए उसके आयात या स्वयं की एयर सेपरेटर यूनिटें लगाने जैसे वैकल्पिक उपायों पर विचार करें। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको गुजरात में अपनी कालोल इकाई में प्रति घंटे 200 घनमीटर की क्षमता का ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रही है और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पतालों को मुफ्त में इसकी आपूर्ति की जाएगी। इस संयंत्र में चिकित्सकीय ऑक्सीजन का उत्पादन होगा और 700 बड़े डी प्रकार के सिलेंडरों को प्रतिदिन और मांग के आधार पर 300 मध्यम बी प्रकार के सिलेंडरों को भरकर अस्पतालों को निःशुल्क आपूर्ति की जाएगी। सिलेंडर फिर भरवाने के लिए अस्पतालों को अपने सिलेंडर लाने होंगे। इफको से सिलेंडर लेने पर सुरक्षा जमा राशि ली जाएगी ताकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकी जा सके। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में देश के विभिन्न राज्य चिकित्सकीय ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 8 चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रावधानों में 6 महीने की छूट दी है। ये छूट चिकित्सा उपकरण नियमावली 2017 में दी गई है। इस छूट का लाभ सीटी स्कैन उपकरण, एमआरआई उपकरण, पीएटी उपकरण, डायलिसिस मशीन, एक्सरे मशीन और बोन मैरो सेल सेपरेटर आदि पर मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी आयातक या विनिर्माता ने केंद्रीय पंजीकरण प्राधिकरण या राज्य पंजीकरण प्राधिकरण के पास इन उपकरणों के आयात या विनिर्माण के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो उनका आवेदन वैध माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि आयातक और विनिर्माता इन उपकरणों का आयात या विनिर्माण अगले 6 महीने तक जारी रख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 के नियंत्रण में राज्य सरकारों की सहायता के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडरों और टैंकरों की आपूर्ति शुरू करने का फैसला लिया गया है। एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री गोयल ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तेजी से आवाजाही और राज्यों को चिकित्सीय ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 9 विशेष क्षेत्रों को छोड़कर अस्थायी उपाय के तौर पर 22 अप्रैल से औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी। श्री गोयल ने कहा कि इस कदम से अस्पतालों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा सकेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोविड की रोकथाम सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक टेलीविजन चैनल के साथ भेंटवार्ता में श्री शाह ने कहा कि भारत ने अब तक मुस्तैदी से कोरोना महामारी का सामना किया है और देश इसकी दूसरी लहर से भी बेहतर ढंग से निपटेगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में भारत संक्रमण मुक्त होने की सर्वाधिक दर वाले देशों में से है। श्री शाह ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर विश्व के लगभग सभी देशों में 2.5 से 3 गुना अधिक गंभीर है। सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है और इसकी उत्पादन क्षमता 3 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने विदेशों में बने वैक्सीन को भी तेजी से मंजूरी देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावना से इनकार करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि इस बारे में राज्यों को अपना फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले वर्ष राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद कोविड से निपटने की सभी आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कोविड की स्थिति की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर बल दिया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने कोरोना को फैलने से रोकने और संक्रमित लोगों के समुचित उपचार के लिए वाराणसी में जांच, बिस्तरों, दवाओं, वैक्सीन और कार्यबल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को जल्द से जल्द हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का विशेष कोविड अस्पताल आज से काम करना शुरू कर देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि 250 बिस्तर आज से तैयार रहेंगे और कुछ दिनों में ये संख्या बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी। एक रिपोर्ट। 500 आईसीयू बिस्तरों का यह अस्पताल नई दिल्ली में घरेलू हवाई अड्डा टर्मिनल के निकट बनाया गया है। सभी बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अस्पताल को पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। सशस्त्र सेना की एक चिकित्सा टीम इस कोविड अस्पताल की देखरेख करेगी। यहाँ चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। रोगी को अपने साथ RT-PCR कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट और आधार कार्ड लाना होगा। इस अस्पताल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप निगरानी उपकरण, वेंटिलेटर, परीक्षण और एयर कंडीशनिंग सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासोटिया। रेलवे ने कोविड उपचार के लिए बिस्तरों की कमी की समस्या से निपटने में राज्य सरकारों की मदद के लिए 4002 रेल डिब्बों को कोविड देखभाल और पृथकवास केंद्र में बदल दिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में कोविड देखभाल केंद्र में बदले गए रेल डिब्बों की कुछ तस्वीरें पोस्ट की। रेलवे ने नंदुरबार में 94 रेल कोच में ये व्यवस्था की है। राज्य सरकार चिकित्सा केंद्रों में जगह कम पड़ने पर इनका उपयोग करेगी। इस बीच उत्तर रेलवे ने दिल्ली की शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन पर 50 कोच और आनंद विहार स्टेशन पर 25 कोच इस कार्य के लिए निर्दिष्ट किए हैं। दिल्ली सरकार ने रेलवे से 5000 बिस्तरों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल 25,462 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कुल संक्रमितों की संख्या 8,53,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया कि अब तक 7,66,000 संक्रमित लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। कल 20,159 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 161 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में अब तक इस महामारी के कारण 12,121 लोग जान गंवा चुके हैं। इस समय विभिन्न अस्पतालों में 74,941 लोगों का उपचार चल रहा है। दिल्ली में कल 67,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। अब तक 25 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 15 मई तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर छूट रहेगी। पूरे बिहार में रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब 7 बजे के बजाय 1 घंटा कम करके 6 बजे तक खुला रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मई तक स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं।
कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान जो 18 अप्रैल तक जो तय किया गया था पहले, अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाए और इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से 15 मई तक बंद कर दिया जाएगा। शादी समारोह में केवल 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में 25 लोग शामिल हो सकते हैं। राज्य भर में सरकारी और निजी दफ्तर शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे। गुजरात में कल कोविड संक्रमण के 10,340 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 61,647 हो गई है। आकाशवाणी के अहमदाबाद संवाददाता ने खबर दी है कि कल गुजरात में कोविड से 110 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में कल कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 3,641 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 1,924 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में 3,981 मरीज के ठीक होने के साथ उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इस बीच गुजरात में आरटी-पीसीआर परीक्षण की क्षमता दोगुनी कर दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज से राज्य के 26 शिक्षा संस्थानों में आरटी-पीसीआर परीक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए सैंपल इकट्ठे करने का कार्य मेडिकल कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा अब वस्त्राल के आरटीओ मैदान में ड्राइव थ्रू आरटी-पीसीआर परीक्षण के लिए दूसरी शिविर लगाई गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में कल से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। राज्य के 24 जिलों में पहले से ही लॉकडाउन लागू है। बस्तर डिवीजन के कांकेर और नारायणपुर जिलों में आज से और सुकमा तथा कोंडागांव जिलों में कल से लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस बीच राज्य के 13 जिलों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों में प्रशासन ने निर्धारित समय सीमा में फल, सब्जी, राशन और दूध जैसी आवश्यक सामग्रियों की घर घर जाकर डिलीवरी करने की छूट प्रदान कर दी है। वहीं शासकीय उचित मूल्य दुकानों से भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण करने की अनुमति दे दी गई है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि होम आइसोलेशन में उपचार करा रहे 55 वर्ष से अधिक आयु वाले गंभीर कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इस बीच राज्य में लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं। दुर्ग जिले में पिछले एक हफ्ते के दौरान कोरोना संक्रमण के मामलों में करीब 22% की कमी देखी गई है। वहीं कोरबा जिले में होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराने वाले लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 80% हो गई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों में 25,000 से भी अधिक रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। दूसरी ओर पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 12,248 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड संक्रमण की दर 22.8% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। राज्य को इस महीने के अंत तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी। इसके अलावा भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर जल्द ही राज्य के 37 जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित 6 संभागों में कोविड केयर सेंटर के लिए भवनों की पहचान की जा रही है। इन केंद्रों में लगभग 1,000 बिस्तर उपलब्ध होंगे। इस बीच राज्य को 8 अप्रैल से अब तक लगभग 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 20 अप्रैल तक करीब 30,000 इंजेक्शन और मिल जाएंगे। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है कि 30 अप्रैल तक घर से बाहर न निकलें और सभी कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ओडिशा में आज से 10वीं और 12वीं कक्षा की ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अगले आदेश तक टाल दी हैं। 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा दिए बिना ही अगली कक्षा में उत्तीर्ण करने का फैसला किया गया है। एक रिपोर्ट। कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य में पिछले सप्ताहांत से शहरी क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू जारी है। इस बीच कोविड से अधिक संक्रमित होने वाले 10 सीमावर्ती जिलों में सप्ताहांत लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य में कोविड मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल 3,664 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या 21,436 हो गई है। पुरी का विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर सप्ताहांत और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर फिलहाल प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रत्ना पांडे।
और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्र ने कोविड मरीजों की बढ़ती मांग से निपटने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगाई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ आज से नई दिल्ली में विशेष कोविड अस्पताल का संचालन शुरू करेगा। रेलवे ने कोविड मरीजों के बिस्तरों की कमी का सामना कर रही राज्य सरकारों की मदद के लिए 4000 से अधिक रेल डिब्बों को कोविड देखभाल और आइसोलेशन सुविधा के रूप में बदला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने रजत पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान के 72 घंटे पहले प्रचार पर रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भयंकर गर्मी के बावजूद प्रचार अभियान अपने चरम पर है। गर्मी का मौसम चुनाव प्रचार से उत्पन्न गर्मी से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, मगर राजनीतिक दल छठे चरण के चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने शक्ति और विरोधी पार्टियों की दुर्बलता समझा रहे हैं। विशेष रूप से टीएमसी और बीजेपी के बीच तीखी लड़ाई देखी जा रही है। टीएमसी अपने 10 साल के कार्य का जिक्र कर रही है और प्रादेशिक पार्टी के मायने समझा रही है, और बीजेपी घुसपैठियों की समस्या और केंद्र द्वारा जारी किए गए योजना से बंगाल की जनता वंचित होने का सवाल उठा रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता। इस चरण में 4 जिलों के 43 निर्वाचन क्षेत्रों में इस महीने की 22 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 27 महिलाओं सहित 306 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सभी 43 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 12 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पार्टी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन आज राज्य में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी आज चुनाव प्रचार करेंगी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफताब ने 5वें चरण का अंतिम मतदान प्रतिशत घोषित कर दिया है। शनिवार को हुए इस चरण में कुल 82.49% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। ये जिले हैं लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़, इटावा, चित्रकूट, बागपत, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, ललितपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा और महाराजगंज। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी किया है। मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा और सुरक्षित दूरी का पालन करना होगा। मतदान केंद्रों के बाहर 6 फुट की दूरी पर खड़े होने के संकेत के लिए गोले बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जा रहे हैं। 15 अप्रैल को वोट डाले जा चुके हैं। आज के बाद इस महीने की 26 और 29 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने देश में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं से अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान शुरू करने को कहा है। उन्होंने सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सैनिटाइजेशन, साफ सफाई और लोगों के बीच जागरूकता लाकर संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाने का आग्रह किया। श्री नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश इकाई अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक में देश में कोविड की स्थिति पर विचार विमर्श किया और ये सुनिश्चित करने को कहा कि लोग कड़ाई से एहतियाती उपायों का पालन करें और इस महामारी के खिलाफ एकजुट होकर प्रयास करें। दीपक पुनिया ने कजाकिस्तान के अल्माटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंतिम दिन कल रजत पदक हासिल किया। ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की कर चुके दीपक 46 किलो भार वर्ग की फ्री स्टाइल स्पर्धा में ईरान के हसन यजदानी चाराती से 0-10 से हार गए। संजीत ने 92 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्हें उज्बेकिस्तान के रुस्तम शोदियेव ने 8-11 से पराजित किया। पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारत ने 7 पदक हासिल किए हैं। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। 196 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट पर 198 रन बनाए।
शिखर धवन ने 49 गेंदों में शानदार 92 रन जोड़े, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पहले पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए थे। कल चेन्नई में हुए एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रन से हराया। 205 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 166 रन की बना सकी। आज मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज फ्रांस के लिए रवाना हुए। उनकी यात्रा के दौरान दोनों वायुसेनाओं के बीच संपर्क मजबूत करने के संभावित उपायों पर विचार विमर्श होगा। वो फ्रांस के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे और वायुसेना केंद्रों का दौरा करेंगे। पिछले वर्ष फरवरी में फ्रांस के वायुसेना प्रमुख जनरल फिलिप लेविन भारत आए थे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वायुसेना प्रमुख की यात्रा दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, लेकिन तीसरे पहर या शाम को बादल छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। लेह में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गिलगित में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होगी। अधिकतम तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देहरादून में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हैदराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ऑनलाइन प्रदर्शनी के लिए वेब लिंक www.nmvirtual.in/virtual-tour-रामायण है। श्री पटेल ने विश्व विरासत दिवस 2021 के अवसर पर एक वेबिनार इंडियाज हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म को संबोधित किया। ऑनलाइन प्रदर्शनी में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के भारत के विभिन्न कला स्कूलों से 39 लघु चित्रों को संग्रह को दिखाया गया है। श्री पटेल ने कहा कि भारत में मंदिरों, नृत्य, संगीत और शास्त्रों की एक अनूठी विरासत है जो दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि आगामी पीढ़ियों के लिए इन अमूल्य विरासतों की रक्षा करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता पर नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री पटेल ने कहा कि युवा पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि वो उचित तथ्यों और घटनाक्रमों के साथ देश की विशाल विरासत को बढ़ावा देने के कार्य को आगे बढ़ाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और निखिल, अब आज के समाचार पत्रों में क्या खास है? जी नवीन, अगर हम आज के समाचार पत्रों पर नजर डालें तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को आज के सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, दिल्ली की संक्रमण दर देश में सबसे तेज, 4 दिनों में 2 गुना संक्रमण। अमर उजाला ने अपने मुखपृष्ठ पर दिया है, दिल्ली में 24 घंटों में संक्रमण दर 6% बढ़ी। लोक सत्य ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हवाले से लिखा है, पल पल बिगड़ते जा रहे हैं हालात।
दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए केंद्र से मांगी मदद जनसत्ता में है। वहीं हरिभूमि लिखता है, बढ़ते कोरोना संकट के बीच बंधी उम्मीद, सरकार की संवेदनशीलता जागी। पत्र लिखता है, ऑक्सीजन की कमी से नहीं टूटेंगी सांसें, देश में 162 संयंत्र लगेंगे। नव भारत टाइम्स लिखता है, दिल्ली में 1000 से ज्यादा बिस्तर तैयार, 3000 पर काम जारी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी बढ़ाए गए बेड। दिल्ली कैंट के डीआरडीओ हॉस्पिटल में आज से भर्ती शुरू। वहीं छतरपुर स्थित राधास्वामी सत्संग व्यास में कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी। अमर उजाला लिखता है, 22 अप्रैल से उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर केंद्र की रोक। पंजाब केसरी ने दिया है, सरकार ने उद्योगों को ऑक्सीजन आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया। कोरोना मरीजों के कारण देश भर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगा, लोक सत्य में है। वहीं राजस्थान पत्रिका ने चित्र सहित प्रकाशित किया है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ग्रीन कॉरिडोर से होगी सप्लाई। जनसत्ता की सुर्खी है, नीति आयोग ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हुआ तो सरकार ला सकती है राहत पैकेज। वहीं राष्ट्रीय सहारा ने दिया है, दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी अनिश्चितता। 27 अप्रैल से शुरू होने वाले जेईई मेंस प्रवेश परीक्षा कोरोना के कारण स्थगित, सभी समाचार पत्रों में है। दैनिक भास्कर ने खास शीर्षक से लिखा है, कोरोना के खिलाफ संग्राम में राजस्थान के सीकर गांव रहे अछूते। 13 महीने में 5 गांवों को छू भी नहीं पाया वायरस। लोगों ने मास्क और सुरक्षित दूरी को दिनचर्या में उतार लिया है। श्री अमरनाथ दर्शन के लिए पहलगाम और बालटाल से शुरू होगी शुरुआत। हरिभूमि लिखता है, 28 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, मेडिकल सर्टिफिकेट है जरूरी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की बढ़ती मांग से निपटने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगाई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ आज से नई दिल्ली में विशेष कोविड अस्पताल का संचालन शुरू करेगा। रेलवे ने कोविड मरीजों के बिस्तरों की कमी का सामना कर रहे राज्य सरकारों की मदद के लिए 4000 से अधिक रेल डिब्बों को कोविड देखभाल और आइसोलेशन सुविधा के रूप में बदला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पूनिया ने रजत पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।